नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए रोज नया कोई वीडियो लेके आते हैं। कभी इंग्लिश का वीडियो लेके आते हैं, कभी सामान्य अध्ययन का लेके आते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि सभी प्रकार के विद्यार्थी संतुष्ट रहें। तो उसी क्रम में डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज हम सामान्य अध्ययन का एक वीडियो लेके आए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमने पहले मूल अधिकार पर चर्चा की थी कि मूल अधिकार जो है वो हमारे देश के संविधान में के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आपके विधि के तहत संरक्षण का अधिकार जो है, जिसको आप कहते हैं, जो 32वें अनुच्छेद के तहत है कि आप जो है कुछ आपको रिट लगा करके आप अपने अधिकार को, अगर शोषण हो रहा है तो उसके लिए आप रिट लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो आपको अधिकार प्राप्त हैं, विशेष जो 6 अधिकार प्राप्त हैं, और 7वां अधिकार जो है वो अब एक विधिक अधिकार बन गया, संपत्ति का अधिकार। उस पर हमने संक्षेप में चर्चा की थी। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक अधिकार को लेके आए हैं, वो है समानता का अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर के उसका उल्लेख 18 तक है और उसमें हमें कई प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं। ये स्टूडेंट्स, लोकतंत्र में समानता होना बहुत आवश्यक है ताकि व्यक्तियों को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान में वो कौन कौन सी समानताएं दी गई हैं जिसके आधार पर सही व्यक्ति अपना समान रूप से विकास कर सकें। उसके लिए हम आज ये चर्चा करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहां पर दे रखा है अनुच्छेद 14, जो उसके नीचे लिखा हुआ है लॉ का मतलब कानून, यानी कानून के समक्ष समानता। फिर आपका अनुच्छेद 15, ये नीचे लिखा हुआ है रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर समानता। फिर लिखा हुआ है अनुच्छेद 16, उसमें लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता। अब ये किस अवसर की समानता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से अनुच्छेद 17 दे रखा है, जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, नहीं अस्पृश्यता का अंत। और 18वां है आपका अनुच्छेद 18, कहता है टाइटल यानी उपाधियों का अंत। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है लॉ, LAW, लॉ का मतलब होता है कानून, यानी कानून के समक्ष समानता। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में सरकार या राज्य भेदभाव कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको विशेष प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वहां पर सभी एक सामान्य व्यक्ति और राष्ट्रपति या राज्यपाल समान नहीं हो सकते। उसी प्रकार से हमारे देश के जो सांसद होते हैं, हमारे देश के सांसदों को अनुच्छेद 105 के तहत, और हमारे देश के विधानसभा सदस्य जो होते हैं उनको अनुच्छेद 195 के तहत कुछ विशेष प्रकार की छूट प्राप्त होती है। यानी अगर वो संसद में कुछ बात कहते हैं तो उस पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस प्रकार की छूट इनको प्राप्त होती है। वैसे विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। फिर आइए देखिए अनुच्छेद 15, यानी इस पर लिखा हुआ रिलीजन का मतलब धर्म का मतलब यह है कि धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, इसके आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें यह बात का उल्लेख किया गया है कि पहली बात तो इसके कुछ भाग हैं। 15(1) ये कहता है धर्म, मूल वंश, जाति लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उसके पालन पोषण के लिए उसको कुछ छूट प्रदान की जा सकती है, यानी उसको मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। अब इसमें कोई पुरुष ये विरोध नहीं कर सकता कि साहब इस महिला को विशेष छूट क्यों दी जा रही है, क्योंकि जैविक आधार पर महिला का शरीर की प्रकृति कुछ अलग होती है और उसके हिसाब से उसको मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। तो ये मातृत्व अवकाश जो दिया जाता है वह अनुच्छेद 15(1) के तहत दिया जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 15(2), दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, जनता के लिए कुओं, तालाब, सार्वजनिक समागम स्थलों आदि पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या उसके निवास स्थान के आधार पर। इसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 15(3), महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 15(3) जो है वो 15(1) और 15(2) का अपवाद है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सभी लोग समान हैं, लेकिन सरकार जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल नियम बना सकती है ताकि उनके विकास में कोई दिक्कत न आए। तो इसके लिए
वो 15(1) और 15(2) का उल्लंघन भी कर सकती है। ये उसका अपवाद है। इसी प्रकार से 15(4) है जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत उसको जोड़ा गया था और उसमें ये कहा गया था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सरकार चाहे तो कुछ प्रावधान कर सकती है और इसी के तहत उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण दिया था। और इसी प्रकार से आपका 15(5) है और ये 93 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था और इसमें आपके शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को निजी और सरकारी कॉलेजों में अलग से आरक्षण दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें थी अनुच्छेद 15 की। इसके बाद अनुच्छेद 16 देखिए, इसके सामने लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर और अवसर का मतलब ये है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में अवसर की समानता प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, उसका मूल वंश है और जो उसका निवास स्थान है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका अनुच्छेद 16(1) कहता है कि सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, सभी लोगों को सरकारी नौकरी में अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16(2) कहता है कोई भी नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशानुक्रम, जन्म स्थान के आधार पर नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा। यानी उसको किसी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसके जन्म स्थान के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। और इसके बाद अनुच्छेद 16(3) है संसद विधि बनाकर किसी राज्य या संघ क्षेत्र में निवास संबंधी शर्त जोड़ सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर को सरकार को लगता है कि किसी राज्य के व्यक्तियों को रोजगार में अवसर कम मिल पा रहे हैं या वहां के लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे और अन्य राज्य के लोग उसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां की सरकार वहां पर मूल निवास का प्रावधान जोड़ सकती है। जैसा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि वहां के मूल निवासियों को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो प्रावधान हो रहा है वो अनुच्छेद 16(3) के तहत हो रहा है। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, बड़ी इंपोर्टेंट बात, इस पर हमने राइट का निशान लगा रखा है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह शक्ति है कि यदि किसी पिछड़े वर्ग को राज्य की दृष्टि में पिछड़ा हो और उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो रहा हो तो राज्य के पदों पर वो आरक्षण कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार को ये लगता है कि किसी एक वर्ग विशेष को सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है या वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो सरकार चाहे तो उस वर्ग विशेष को आरक्षण दे सकती है। ये स्टूडेंट्स, इसी आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जैसे हाल ही में हमारे राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण दिया गया है और आपको मालूम होना चाहिए ये कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट पर ही उनको माना गया था कि गुर्जर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाए। अभी हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया है, यानी सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये जितने भी प्रावधान किए जाते हैं वो अनुच्छेद 16(4) के तहत किए जाते हैं। इस पर विशेष ध्यान देना है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका अनुच्छेद 17 है अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है, यानी आपकी अस्पृश्यता लिखी हुई है। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, यानी किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के धर्म, किसी की जाति, उसके मूल वंश, उसका वंशानुक्रम या निवास स्थान, किसी भी रूप में उस व्यक्ति से आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि संसद जो है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के तहत ऐसे कानून बना सकती है छुआछूत रोकने के लिए, उस अस्पृश्यता को दंडनीय अपराधी बना सकती है। और इसीलिए 1955 में संसद ने कानून बनाया, उसके बाद 1970 में कानून बनाया और उसके बाद 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पास किया गया और उसी के आधार पर फिर 1993 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया और समय पर संसद इस अस्पृश्यता के अंत के लिए कानूनी प्रावधान कर सकती है, दंडनीय कानून लागू कर सकती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका लास्ट है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल का मतलब उपाधि। कहने का मतलब ये है कि देश की आजादी से पहले हमारे यहाँ कई प्रकार की उपाधियां प्राप्त थी। जमींदार लोग अपने जो है कई प्रकार की उपाधियां रखते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा साहब कहते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हर व्यक्ति समान हो गया है, अब कोई व्यक्ति उपाधि नहीं रख पाएगा। हाँ, सेना में उपाधि रखी जा सकती है, जैसे मेजर का पद दिया जा सकता है, किसी के नाम के आगे मेजर लगा रहता है, किसी के नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगा रहता है, किसी के नाम के आगे जनरल लगा रहता है। वो एक सेना का अनुक्रम है
और इसी प्रकार से आपके शैक्षणिक रूप से कोई व्यक्ति डिग्री प्राप्त कर लेता है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, वो बात अलग है। लेकिन सेना और शिक्षा संबंधी जो आपकी उपाधियां हैं, इनके अलावा कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई उपाधि अपने नाम के आगे नहीं रख सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और चाहे भारत से बाहर का विदेशी व्यक्ति हो, वो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं ले सकता है। ये उल्लेख इस अनुच्छेद 18 में किया गया है। वैसे तो विद्यार्थियों इसमें और भी उल्लेख है, जैसे 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4), इन पर भी आप ध्यान दें। लेकिन फिलहाल हम संक्षेप में ये बता रहे हैं कि अब कोई किसी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकता है, और उपाधि अगर वो लेता है तो आपके देश के राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ले पाएगा। ये स्टूडेंट्स, आप एक बार इसका पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ सकते हैं। हमने आपको संक्षेप में इसको समझाया है। इनके अनुच्छेदों को ध्यान दीजिए। इनके भाग पूछे जा सकते हैं कभी कभी। 15(1) के तहत क्या है, 15(2) के तहत क्या है, या 16(1) के तहत क्या है। 16 जैसे हमने उसको कुछ को तो राइट का निशान लगा रखा है, उस पर विशेष ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ये 14 से लेकर के 18 तक 5 अनुच्छेद हैं जिसमें समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब ये स्टूडेंट्स, बड़ी इंपोर्टेंट बात जो हम बताने जा रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि हमने आपके हर अनुच्छेद के नीचे इंग्लिश में कुछ शब्द लिख रखे हैं। आप उन शब्दों की मदद से इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। बात यह है कि देखो 14 के नीचे लिखा हुआ है लॉ। लॉ का मतलब क्या हुआ? कानून। कानून को बोलते हैं विधि, यानी विधि के समक्ष समानता। उसका हमने लॉ का एल ले लिया। देखिए, फिर देखिए रिलीजन। रिलीजन का मतलब धर्म। धर्म का हमने आर ले लिया। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए। फिर इसके बाद देखिए अपॉर्चुनिटी, यानी लोग नियोजन में अवसर की समानता। तो यहाँ पर अवसर शब्द महत्वपूर्ण है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी का हमने ले लिया ओ। तो आपको है ना। इसके बाद देखिए अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता, उसका यू ले लिया। और इसके बाद टाइटल यानी उपाधि, उपाधियों का अंत, इसके टी ले लिया। इस तरीके से एक शब्द बना है LROUT। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं लराउट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लराउट शब्द याद रह गया तो आपको सारे अनुच्छेद याद रह जाएंगे। एल से मतलब लॉ। लॉ का मतलब कानून के समक्ष समानता। आर का मतलब रिलीजन। रिलीजन का मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान के आधार पर समानता। अगर आपको ओ का मतलब क्या हुआ? ओ का मतलब यह है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्यों? अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ अवसर, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। यू का मतलब हुआ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। और टी का मतलब हुआ टाइटल। टाइटल का मतलब उपाधियों का अंत। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये लराउट शब्द याद है तो आपको सारे अनुच्छेदों के बारे में याद रह जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। एल का मतलब लॉ। लॉ का मतलब कानून के समक्ष समानता। आर का मतलब रिलीजन, यानी धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर समानता। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता। किसमें? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर का मतलब अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। और टी का मतलब टाइटल। टाइटल का मतलब उपाधियों का अंत। तो लराउट को याद करते ही आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। हमने प्रयास किया है कि इस टॉपिक को क्लियर किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, फिर भी यदि आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज, अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।